हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और बहुत खुशी से भरा त्यौहार है। सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं और खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। और मैं जो है आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 3। मुझे पता है इस समय बहुत कम लोग देखेंगे, मगर मेरा काम है कि मैं इसको जो है वो जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसको मैं चलाती रहूँ, तो मैं इसलिए इसको लेकर आई हूँ मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 3। और इसमें जो है ये आप लोगों को मैं बताऊँ, ये मेरी एक किताब है द पाथ टू विक्ट्री। ये किताब 5 सितंबर से जो है वो मिलनी शुरू होगी, लेकिन अभी इसकी प्री बुकिंग जो है वो चल रही है। एज यू वेरी वेल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री बुकिंग, कि मार्केट में आने से पहले बुक जब लॉन्च हो जाती है। तो इस समय इसका प्राइस, प्री बुकिंग प्राइस जो है 5 सितंबर तक 500 है। 650 की ये बुक है, 150 का डिस्काउंट इस पर दिया हुआ है। ये तो हुई पैसों की बात। अब इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? देर आर 3 सेक्शंस इन दिस बुक। पहला है लिटरेचर का, जिसमें आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये किताब सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए है और किसी एग्ज़ाम के लिए ये नहीं है। कि कोई सोचे छत्तीसगढ़ की है, मैंने कभी नहीं कहा ये छत्तीसगढ़ के लिए किताब है या DSSB के लिए है। मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ और इसको बता रही हूँ। ये किताब यूपी टीजीटी के इस समय को, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। टीजीटी और पीजीटी में कुछ चीज़ें कॉमन है, इसमें बस पीजीटी के राइटर्स नहीं हैं। जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है, वो दोनों हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें लिटरेरी टर्म्स हैं, और इसमें जो है वो ग्रामर है, जो सभी एग्जाम्स में जो है काम आती है। प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए है। तो ये जो किताब है इसमें पीजीटी के राइटर्स नहीं है, दिस इज बेसिकली फॉर यूपी टीजीटी। ठीक है, ग्रामर इज कॉमन फॉर ऑल जो है, और शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ जो है वो पीजीटी, यूपी पीजीटी में भी है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, स्टेंजा फॉर्म्स और जो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह है ये सब उसमें ही है। इनमें के चैप्टर्स के साथ इनके एमसीक्यूज भी है। और ये जो किताब है ये जो है 5 सितंबर से डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हम जो है काम करेंगे। तो मैंने बताया पहला सेगमेंट लिटरेचर का है, दूसरा सेगमेंट ग्रामर का है, तीसरा सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर्स का है। चाहे लिटरेचर हो, ग्रामर हो या प्रैक्टिस पेपर्स हो, सभी में आप प्रैक्टिस पेपर्स को छोड़ दीजिए, लिटरेचर और ग्रामर में थ्योरी के साथ एमसीक्यूज हैं। यानी कि आप कोई भी चैप्टर अगर तैयार करते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करिए। शेक्सपियर तैयार करा, उसके एमसीक्यूज तैयार करिए। इस तरीके से ग्रामर एक चैप्टर, उसके पीछे एमसीक्यूज, चैप्टर एमसीक्यूज, इस तरीके से है। फिर प्रैक्टिस सेट्स पीछे लगे हुए हैं, सेपरेट प्रैक्टिस सेट्स, दोनों को ग्रामर लिटरेचर मिक्स करके। तो भैया आप समझ में आ गया होगा कि ये किताब सुन लिया करिए कि सामने वाला आकर बोल रहा है, वो होता क्या आगे बढ़ा के देखने के चक्कर में सुनते ही नहीं है, और फिर उसके बाद कहते हैं ये किताब जो है वो DSSB के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये किताब इसके लिए हेल्पफुल नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं। एक्चुअली बात ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बस के झूठ बोलना है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ना, जो चीज़ इसमें है नहीं वो मैं बोल नहीं सकती, जो है वो मैं बता रही हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो है ना, ये मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो मैं आज करवाऊंगी, ये विभिन्न एग्जाम्स में काम आते हैं। कौन से एग्जाम में? चाहे वो आपका DSSB का हो, चाहे वो EMRS का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, ये मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर काम में आते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं उसमें जो बोला है, मैंने किताब का तो मैंने ऐड करा है। बेसिकली मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया। अब मैं आपको मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवाना शुरू करती हूँ। यहां से मैं जो है आप लोगों को ये यहां से शुरू करूंगी मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इससे पहले भी मैंने जो है इसमें बताया है,
तो मैं मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये सब तो मैं करवा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ से जो है वो स्टार्ट करूँगी, पोप्स एसे ऑन मैन, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से। इन लैंगलैंड पियर्स फ्लोमैन पियर्स फाइनली अपीयर्स एज क्राइस्ट, ये पहला पॉइंट है। अगर आपने लैंगलैंड का नाम सुना हो, जो विलियम लैंगलैंड जिन्होंने एक किताब लिखी है पियर्स फ्लोमैन, उसमें वो फाइनली एक क्राइस्ट के रूप में अपीयर करते हैं। एक्चुअली ये जो वर्क है विलियम लैंगलैंड ने ये लिखी है, ये जो पोयम है विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पोयम है ये एक एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी है, अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्ड्स में है, अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्ड्स में है। ये जो पोयम है ये एक एलिगरी है, और एक जो है ये एक एलिगरी के साथ साथ ये एक सोशल सेटायर है। जो इसमें स्टेप्स है उन्हें पॉजेस कहा गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो प्रोटैगनिस्ट है विल, वो फाइनली विल इसका जो दिखाया गया है दैट इज ऑल्सो एन एलिगरी। और इसमें दिखाते हैं जो पियर्स फ्लोमैन है वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, क्राइस्ट में। इसमें ये दिखाया गया है कि ट्रुथ अल्टीमेटली विंस। तो विलियम लैंगलैंड की पियर्स फ्लोमैन एक एलिगरी और सोशल सेटायर है, अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी गई है। ये पोयम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है विलियम लैंगलैंड्स पियर्स फ्लोमैन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोप्स एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन बोलिंगब्रोक्स आइडियाज। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये बोलिंगब्रोक कौन है, हेनरी बोलिंगब्रोक तो नहीं है कहीं जो थे, ऐसा नहीं है। पोप अलेक्जेंडर पोप जो कि 18th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, जिनको जो एक बहुत ही उनकी हाइट कम थी और जो है एक बीमारी की वजह से, रीढ़ की हड्डी के टीबी की वजह से, एंड ही जो वो एज है दैट एज वो रिप्रेजेंट करते हैं, एज ऑफ पोप कहा जाता है, वो एज सेटायर की एज थी। तो अलेक्जेंडर पोप ने एक पोयम लिखी है, एपिस्टलरी पोयम है एसे ऑन मैन, और ये जो पोयम है ये उनके एक फ्रेंड है बोलिंगब्रोक, उनके आइडियाज पर आधारित है। उनके फ्रेंड जो है उनका जो नाम है दैट वाज हेनरी सेंट जॉन बोलिंगब्रोक। ये उनके फ्रेंड थे हेनरी सेंट जॉन बोलिंगब्रोक। ये पोयम उनके जो है आइडियाज पर आधारित है। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन, इसमें जब पहली लाइन आती है तो वो अपने फ्रेंड को जो है वो इसमें संबोधित जो है वो करते हैं। ये जो पोयम है ये एक जो पब्लिश्ड इन 1734, ये 1734 में पब्लिश हुई थी, और एक इसमें बहुत ही फिलोसॉफिकल आइडियाज जो हैं वो दिए गए हैं पोप के द्वारा, फिलोसॉफिकल आइडियाज दिए गए हैं। और ये जो बोलिंगब्रोक हैं ये उनके फ्रेंड हैं अलेक्जेंडर पोप के। तो चलिए ये 2 पॉइंट्स हुए। अब उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने ना ये पॉइंट कई बार देख रखा होगा कि भाई ये चीज है क्या। अब मैं आपको इसके थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी बताते हुए बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम विक्टोरियन एज के बारे में जानते हैं, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, विक्टोरियन एज के बारे में जानना। आपको पता है ये विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वर्ड तो कई बार आता है। कॉम्प्रोमाइज किस चीज के बीच में था? रिलीजन के बीच में, एंड साइंस एंड रिलीजन, डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, एंड कंज्यूमेशन एंड मैरिज। तो ये जो है ये 3 स्टेट्स में मतलब डाउट एंड इसमें था। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है दैट वाज यूज्ड बाय G.K. चेस्टरटन, विक्टोरियन एज इन लिटरेचर में उन्होंने यूज किया था। G.K. चेस्टरटन जिन्हें प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, विक्टोरियन एज के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप लोग देखिएगा। विक्टोरियन एज, जो विक्टोरियन एज है, ये मैं कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आप लोगों के साथ कवर करना चाहूंगी। ये 1837 टू 1901 है। ये एज 1837 से 1901 तक की एज है, विक्टोरियन एज। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि हंगरी 40s, उसके बाद जो है
हंगरी 40s, चार्टिस्ट मूवमेंट, ग्रेट एग्जीबिशन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है ये। एस्थेटिक मूवमेंट, ये सारे जो शब्द हैं वो विक्टोरियन एज में आपको सुनने को मिलेंगे। एंड प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हुई और फिर उसके बाद जो है फिर इसे सम अप करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पर आई और ये पहली रानी थी जिनको उनके काल में ही उनकी मतलब उनके जीवित रहते ही इस काल को उनका नाम जो है वो दे दिया गया था। और जो क्वीन विक्टोरिया जो है 1876 में उनको भारत की क्वीन डिक्लेयर किया गया था। केसरी हिंद जो है उन्हें डिक्लेयर किया गया था। वो दोनों देशों की क्वीन थी। क्वीन विक्टोरिया जब आई तो उस समय बहुत ज़्यादा जो इंग्लैंड की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हंग्री 40s, पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत मासेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पर्टर्ब्ड स्टेट में थी। उसके बाद आया चार्टिस्ट मूवमेंट जो मैंने आपको बताया भी था 1838 में। इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट सफ्रेगेट मूवमेंट, यानी कि ये कहा गया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ना केवल उनको जो वर्किंग मैन है। धीरे धीरे ये अधिकार मिले कि पहले जो दोज पीपल हु वर वर्किंग उनको जो है वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद सभी आदमियों को मिला एंड आफ्टरवर्ड्स विमेन गॉट द राइट टू वोट। वह जो है औरतों को अधिकार मिला। चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी, जहाँ पर भी इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, उनके वहाँ से 17,000 के करीब एग्जिबिटर्स जो हैं वो आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी टू शो दैट इंग्लैंड इज इन दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन। एंड इससे पहले इंग्लैंड केवल जो है वो एक चीज़ों को इम्पोर्ट किया करता था। नाउ द कंट्री वॉज in that state to export things। तो एक ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था 1851 का। उसके बाद उससे पहले जो है एक मूवमेंट हुआ था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो किया गया था किसके द्वारा? वो एक सर्मन दिया गया था। ऑक्सफोर्ड नाम की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये एक सर्मन जो है वो दिया गया था। और ये जो सर्मन है ये इसमें ये जॉन कीबल के द्वारा दिया गया था और इसका जो मेन वो था कि द प्रैक्टिस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, कि रोमन कैथोलिक थॉट को जो है वो नरिश करने के लिए उसको जो है उसको सपोर्ट किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कीबल के द्वारा, जॉन कीबल के द्वारा ये एक सर्मन दिया गया था जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही जो है वो पढ़ाते थे। कीबल के द्वारा ये एक सर्मन दिया गया था, रिन्यूअल ऑफ रोमन कैथोलिक थॉट। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे इसके जॉन कीबल एंड कार्डिनल। ये इसके दो लीडर्स थे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833 कब हुआ, कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये एक सर्मन था, प्रीच किसके द्वारा किया गया था? कीबल के द्वारा किया गया था। और उन्होंने जो है इसमें कहा था कि क्या था इनका? दैट वाज रिन्यूअल ऑफ रोमन कैथोलिक थॉट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इसके जो इसको प्रचार प्रसार करने वाले थे, जो इसके लीडर्स थे, दैट वाज कीबल एंड कार्डिनल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज एस्थेटिक मूवमेंट। इसी समय पे एक एस्थेटिक मूवमेंट हुआ था विक्टोरियन एज में, जिसमें था वॉल्टर पीटर ने कहा था आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट को आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए,
डू नॉट ट्राई टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ मॉरल पर्पज इन इट। वॉल्टर पीटर का है आर्ट फॉर आर्ट से, गॉटियर से प्रभावित थे। और इसके बाद है दैट इज ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक, ऑस्कर वाइल्ड का है कि इफ समथिंग इज ब्यूटिफुल डू नॉट ट्राई टू पुट मॉरल वैल्यूज इन इट। तो एस्थेटिक मूवमेंट था। आर्ट फॉर ला आर्ट लापो कि जो है आर्ट को आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इसके बाद प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है वो किसके द्वारा ये शुरू करा गया था? ये शुरुआत की गई थी दांते गब्रायल रोजेटी के द्वारा, जिनकी बहुत ही फेमस पोएम है द ब्लेस्ड डेमोजेल। और उन्होंने जो कहा था कि रैफेल से पहले जो पेंटर्स थे, जिस तरीके से चीज़ों को, लाइट को किस तरीके से ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो जिस तरीके से पेंटिंग को बनाया करते थे वो चीज़ को दोबारा से जो है उस ओरिजिनलिटी को दोबारा से आर्ट्स में लाना है। This group was against any sort of artificiality, but they were so vocal about their thoughts that they were termed fleshly school of poetry। and ये किसने कहा था? रॉबर्ट बुकानन के द्वारा, कि उनको एक टर्म दी गई थी फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। उन्होंने कहा था कि डीजी रोजेटी इज द लीडर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, और उनके विचार इतने ज़्यादा ओपन है, इतने ज़्यादा एक्सप्लिसिटली वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं इन द मैटर ऑफ सेक्स दैट he termed pre-Raphaelite brotherhood as fleshly school of poetry। तो ये तो हुआ यहाँ तक। अब आप अगर विक्टोरियन एज को समझें तो ये वो एक एज थी जो ट्रांजिशनल, एक ट्रांजिशन में एज थी, जिसमें लोग जो हैं वो धर्म को भी मानना चाह रहे थे, मगर उसके साथ क्योंकि डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ चुका था तो लोग धर्म पे कहीं ना कहीं एक जो है डाउटफुल भी थे। इसके बाद पीपल वांट टू फॉलो क्वीन एज वेल एज डेमोक्रेसी। वही जब वोट देने का अधिकार मांग रहे हैं तो वो लोग जो है वो डेमोक्रेसी के साथ साथ जो है वो क्वीन एरिस्टोक्रेसी को भी, एरिस्टोक्रेसी के साथ साथ डेमोक्रेसी भी चाहते थे। एंड पीपल वांटेड टू हैव द प्लेजर ऑफ फिजिकल रिलेशन बट इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ये तीन फील्ड्स में कॉम्प्रोमाइज हुआ। और ये जो टर्म है कॉम्प्रोमाइज, ये दिया किसने है? चेस्टरटन ने, जी के चेस्टरटन के द्वारा ये टर्म दिया गया है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। और किसमें? विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। और जी के चेस्टरटन को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, जो है वो उन्हें कहा जाता है। तो मैंने आपको ये पूरा विक्टोरियन एरा के बारे में, थोड़ा सा विक्टोरियन एरा के बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है। जिन्होंने विक्टोरियन एरा के बारे में जो नहीं जानते हैं तो क्या है विक्टोरियन एरा, तो उसे समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट जो है वो दिए। तो जो ये मेरा पॉइंट था कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज एन एक्सप्रेशन, ये कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो लोगों ने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज तो सुना है, बट हु कॉइन्ड दिस टर्म, who used this term for the first time, that is G.K. Chesterton, जिन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे चलते हैं। The macabre element in drama was introduced by John Lilly। अब ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। दैट्स वेबस्टर। लिली ने तो नहीं कराया है जी, वेबस्टर ने कराया है। दैट वाज बाय वेबस्टर। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि पहले आप ये समझिए कि मकाब्र जो है वो एलिमेंट होता क्या? मैकाब्र तो एक बहुत ही ग्रिसली, बहुत ही ज़्यादा जो फुल ऑफ हॉरर एंड जो एलिमेंट होता है उसे मैकाब्र एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ बताई थी कि द डचेस ऑफ माल्फी, और इनका एक और प्ले है द वाइट डेविल, उसमें जो एक रिवेंज ट्रेजेडी है। और डचेस ऑफ माल्फी जिसमें एक डचेस को उसी के भाई के द्वारा मरवा दिया जाता है। एंड कवर हर फेस माइन आइज डेजल, ये उसकी लाइंस है। तो ये उसमें जो है वो एक बहुत ही भयानक जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मैकाब्र एलिमेंट कहा जाता है। और ये एलिमेंट ड्रामा में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है वेबस्टर को। वेबस्टर के जो दो फेमस जो वर्क्स हैं मैंने बताया आपको, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। तो मैकाब्र एलिमेंट मैंने अभी आपको बताया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना समझ में आए। हॉरर ऑफ डेथ एंड वायलेंस, हॉरर ऑफ डेथ एंड वायलेंस, ये जो चीज़ें हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? किसने इंट्रोड्यूस करी हैं? वेबस्टर ने इंट्रोड्यूस करी हैं इंग्लिश ड्रामा में।
Samuel Butler's Avon is an example of utopian literature. तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताऊं कि ये यूटोपियन लिटरेचर का मतलब क्या होता है. यूटोपिया का मतलब होता है कि प्लेस नोवेयर टू बी फाउंड, एक ऐसी जगह जो कहीं देखने को नहीं मिलती है. तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये जो अरवॉन, ये जो नॉवल है, ये जो एक एग्जाम्पल जो ये है, इसका कहते हैं, इसको, इसका सबटाइटल है दैट इज ओवर द रेंज. ओवर द रेंज जो है वो इसका सबटाइटल है. ये एक नॉवल है और ये जो है 1872 का नॉवल है, यानी कि 19th सेंचुरी. और ये इट इज सेट इन अ फिक्शनल कंट्री, सेट in a fictional country, discovered by the protagonist, set in a fictional country. एक फिक्शनल कंट्री में ये सेट है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट. तो ये अरवॉन जो है वो है क्या? इट्स अ नॉवल 1872. ओवर द रेंज जो है वो इसका जो है वो इसका सबटाइटल है. और एक फिक्शनल, आप लोगों ने यूटोपियन लिटरेचर, यूटोपिया के बारे में सुना होगा. यूटोपिया जो कहा जाता है, जब यूटोपिया आई थी तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो ट्रू रेनेसांस स्पिरिट को बताती हुई, क्योंकि वे एवरीवन इज इक्वल. तो ये यूटोपियन लिटरेचर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती. तो इस नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जो नक्शे पे कहीं भी नहीं है, और वो डिस्कवर किसके द्वारा की जाती है? इसके जो इसका प्रोटैगनिस्ट है उसके द्वारा की जाती है. अब ये एक बहुत बढ़िया सा जो है वो वर्क है, मैरी शेलेज फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन इज डेडिकेटेड टू विलियम गॉडविन. पॉलिटिकल जस्टिस, उनके फादर जो थे जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखी है. आप मैरी शेले के बारे में जानते ही होंगे. मैरी शेले बिसाइड्स बीइंग वाइफ ऑफ जो है शेले, वो जो है एक बहुत अच्छी राइटर थी. उनके फादर विलियम गॉडविन थे, जिनको जो एक रोल मॉडल माना करते थे शेले. और उन्होंने लिखी है, ही वॉज एन एनार्किस्ट. विलियम गॉडविन एक एनार्किस्ट थे. पॉलिटिकल जस्टिस लिखी है. ही डिड नॉट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट. मैरी शेले का जो ये वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, एक्चुअली इसे कहा जाता है, फ्रैंकेनस्टीन को, इसको कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन. इसको प्रीकर्सर ऑफ साइफाई कहा जाता है. और जो है इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना एक जो इसका मेन कैरेक्टर है वो एक मॉन्स्टर बनाता है. और वो मॉन्स्टर किस चीज से बनाता है? कॉर्प्स से. कॉर्प्स से वो मॉन्स्टर जो बनाता है. इवेंचुअली वो पहले तो उस मॉन्स्टर को पहले तो जो है मतलब चाहता है कि एक सिंपैथी सी इवोक हो, मगर लोग उसे वो घृणा करने लगते हैं. और वो जो मॉन्स्टर है वो अपने ही जो उसका क्रिएटर है उसको मार देता है. तो ये जो मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन है, ये एक एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा हुआ नॉवल है. इट इज रिटन इन एपिस्टलरी फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा हुआ है. एपिस्टलरी का मतलब होता है इन लेटर फॉर्म, लेटर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है. इसका जो सबटाइटल है दैट इज मॉडर्न प्रोमैथ्यूस. मॉडर्न प्रोमैथ्यूस जो है वो इसका सबटाइटल है. ये इसका सबटाइटल है. और ये गोथिक और साइंस फिक्शन है. दिस इज नॉट ओनली अ प्रीकर्सर ऑफ साइफाई, दैट ऑल्सो अ गोथिक नॉवल. गोथिक नॉवल आप समझते ही हैं, फुल ऑफ हॉरर. ठीक है, ये गोथिक नॉवल है, प्रीकर्सर ऑफ साइफाई है. और इसका जो इसमें जो है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मैन फ्रॉम पीसेस ऑफ कॉर्प्सेस. कि विक्टर जो इसका जो साइंटिस्ट है वो एक आर्टिफिशियल मैन बनाता है जो कॉर्प्सेस से. एंड वो उस क्रिएचर को लाइफ देता है. और बाद में वो क्रिएचर जो है वो अपने ही क्रिएटर को मार देता है. तो ये एक गोथिक और साइंस फिक्शन है, प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन है. मैरी शेले ने ये नॉवल अपने फादर को समर्पित किया है.
देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एज टेबुला रासा और ब्लैंक टैबलेट वॉज propounded बाय जॉन लॉक। आपको ये पता होगा कि ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं और उस पर जो है वो लिखना शुरू करते हैं। Whenever our environment changes, तब भी हम एक कोरी स्लेट की तरह जो है वो हो जाते हैं। तो ह्यूमन माइंड को टेबुला रासा जो एक टर्म दी गई है वो किसने दी है? ये जॉन लॉक के द्वारा कही गई है। टेबुला रासा जिसे कहा जाता है कि कोरी स्लेट है। बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह है जिस पर वो पहले से नॉलेज लेकर नहीं आता है। एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पे नॉलेज को उसमें इनकलकेट की जाती है। और ये है इसका, ये जो टर्म दी गई थी, ये टर्म दी गई थी उनके द्वारा। एक ऐसे लिखा गया है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन माइंड, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन माइंड। इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट ये उन्होंने दिया है, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टर्म्स जो हैं वो अच्छी सी समझ में आ रही है। उसके बाद ये मैंने आपसे कहा ना कि मैं जो भी ये चीज़ करवा रही हूँ, मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं ये जो भी मैं इस समय करा रही हूँ ये नेट के DSSB के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लिटरेचर समुद्र की तरह है, कहाँ से क्या। और जब जिन एग्जाम्स में ये लिटरेचर को खोल के नहीं दिया जाता कि क्या पूछा जा सकता है, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है मैं आप लोगों को जो लोग नेट की तैयारी करते होंगे उन्हें पता होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो नेट के भी हैं। तो मैं इनमें से वो पॉइंट्स चुन रही हूँ जो उन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं जहाँ लिटरेचर का कोई खुल के नहीं दे रखा कि आप ये एज के ये राइटर्स पढ़ लीजिए। एक रैंडम सा जो है सिलेबस दे दिया जाता है, और वो रैंडम सा सिलेबस जो है वो जो दे रखा है, मतलब ये जैसे आप DSSB का सिलेबस अगर देखें, TGT PGT का सेम सिलेबस है, ग्रामर में थोड़ा सा पॉइंट्स अलग है। लिटरेचर का देखिए तो वो दे रखा है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, फिर उसके बाद 18th सेंचुरी राइटर्स, फिर उसके बाद इंडियन राइटर्स, फिर उसके बाद जो है अमेरिकन राइटर्स, फिर उसके बाद मेजर राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे दे रखा। आप बताइए वो कहाँ से करेंगे? तो ये जो मेजर राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो इसी चीज़ को कवर कर रही हूँ। इसी तरीके का सिलेबस यही सेम सिलेबस EMRS का है। अगर आपने ना देखा हो सिलेबस तो आप देख ली, उन चीज़ों को कवर मैं करवा रही हूँ। और ऑब्वियसली इसमें मैं वो क्वेश्चंस ले रही हूँ, वो पॉइंट्स ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप वन लाइनर्स पढ़ने बैठते हैं और आपको उसका सिर पैर नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज वन लाइनर्स। आप याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आपको याद जो है वो आराम से हो जाएगा। A Band in the River novel by V.S. Naipaul is set in Africa and carries echoes of Joseph Conrad, Polish writer जो थे, गोल्सवर्दी के फ्रेंड। अब बेंड इन द रिवर, मैं थोड़ा सा आपको बेंड इन द रिवर के बारे में बताना चाहूंगी कि बेंड इन द रिवर एक 1979 की नॉवल है। एक इसकी जो थीम है आइडेंटिटी, बोथ पर्सनल एंड सोशल, और इसका जो नैरेटर है वो सलीम है। ये बेंड इन द रिवर, ये नॉवल जो है V.S. नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। इसके नैरेटर का नाम है सलीम, और वो जो है ये अफ्रीका में, और ये कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन को सही ठहराता हुआ नॉवल है। और इसमें इको किसकी देखने को मिल रही है? जोसेफ कॉनरेड की इको जो है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वर्क जो है वो जोसेफ कॉनरेड से प्रभावित होकर लिखा गया है, बेंड इन द रिवर। ये है वर्क किसका? दैट इज बाय V.S. नायपॉल। तो आज जो है वो यहीं तक था, और आई होप कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आप लोगों को, थोड़े थोड़े से फैक्ट्स मैं ले रही हूँ, मैं ज़्यादा फैक्ट्स नहीं ले रही हूँ, थोड़े थोड़े से फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इनको साथ के साथ तैयार करते जो है वो चल सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जो बुक के ऐड मैंने करा, इसके अलावा और भी चीज़ें हमारे ऐप पर हैं। इंग्लिश सूत्रा नाम का हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पर आप लाइव बैच की जो जानकारी ले सकते हैं।
हमारा जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आपको बस ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, और इसके अलावा हमारे जो हैं वो वीडियो बैचेस हैं उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं रिलेटेड टू जो है ये कोर्सेज, तो आप ऐप डाउनलोड करिए। आप ऐप को जो है उस पे स्टोर में जाकर चीज़ें देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड है, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है। हम आपकी प्राइवेसी की बहुत इज्जत करते हैं और हम कभी आपको जो है कॉल नहीं करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स कॉल करेंगे और उन चीज़ों के कोर्सेज के बारे में जानना चाहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वंस अगेन आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।